हेलो एवरीवन, मैं धीरज कुमार CDM स्टडी पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के आर्टिकल्स के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग इस वीडियो में राष्ट्रपति से जुड़े अन्य आर्टिकल्स जिसमें चुनाव का वर्णन होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है वह फेडरल सिस्टम पे वर्क करता है। फेडरल प्रिंसिपल मतलब हुआ संघात्मक पद्धति। मतलब यहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों की भागीदारी समान रूप से देखी जाती है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसमें राज्य और केंद्र दोनों का भागीदारी जो होता है समान होता है। सबसे पहली बात, राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन आर्टिकल जो है 54 में किया गया है, ठीक है, और चुनाव की रीति का वर्णन 55 में किया गया है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यह किस में वर्णित है? आर्टिकल 54 में। अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन। आप सोच रहे होंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो चलिए इसको समझते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। आप देख रहे हैं डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शंस में जनता सीधे मत करती है। कौन? जनता। जैसे लोकसभा हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, इन सारे चुनावों में आप देखते होंगे, आप खुद वोटिंग किए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी राष्ट्रपति के चुनाव में मत दिया है? बिल्कुल नहीं दिया है। तो इसमें मत कौन देते हैं? तो इसमें कुछ खास लोग मत देते हैं। कुछ खास लोग जो होते हैं वही मत देते हैं। वो खास लोग कौन कौन हैं? चलिए उसको देखते हैं। खास लोगों में सबसे पहला जो आता है, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिए, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। जहां पर क्या हो? विधानसभा हो। जहां पर विधानसभा हो उसके निर्वाचित सदस्य भी इस इलेक्शन में भाग लेते हैं। इसके अलावा थर्ड नंबर में संसद के दोनों सदन। अब जानते हैं दोनों सदन कौन कौन है। पहला है राज्यसभा, दूसरा है हमारा लोकसभा। इस दोनों सदन के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही क्या करेंगे? इलेक्शन में भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के। इसके अलावा इसमें एक और बात देखा जाता है कि जो मनोनीत सदस्य होंगे, मनोनीत सदस्य, जो राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ही चुने जाते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति को, वो इन इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, नहीं लेते हैं। तो दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा में मैक्सिमम सीट जो है वो कितने हैं? 250 हैं, और लोकसभा में मैक्सिमम सीट 552 है।
चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कितने कितने होते हैं। इसमें से 12 जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, कैंसिल। अब आपके कितने बच रहे हैं? 238। 238 में से 5 सीट जो है अब तक अलॉटमेंट नहीं किया गया है, और वर्तमान में 233 जो है राज्य से, ये राज्य से होते हैं, और ये केंद्र शासित प्रदेश, ये अलाउट नहीं किए गए हैं। तो अभी जो है राज्यसभा से 233 सांसद ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग लोकसभा में। लोकसभा में 2 सदस्य जो होते हैं मनोनीत होते हैं, तो ये भाग नहीं लेंगे। इसके अलावा 550 सदस्य, 550 सदस्य में 530 सदस्य जो होते हैं वो राज्य से चुने जाते हैं, और 20 सदस्य जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। वर्तमान में सिर्फ 13 सीट जो है अलॉटेड हैं, 7 अलॉट नहीं किए गए। तो लोकसभा से 530 प्लस 13 यानी कि 543 वोटर्स होंगे जो सांसद होंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले। तो हम लोग देखते हैं कि केंद्र से कितने वोटर्स हुए? 233 हो गए हमारे, किससे? राज्यसभा से, प्लस 543 हो गए किससे? लोकसभा से। तो केंद्र से टोटल हम देख रहे हैं 336, 437, 527, 776 इतने वोटर्स, इतने सांसद होते हैं केंद्र से जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्य से जो विधानसभा होते हैं उससे जो कुल वोटर्स 120 जो विधायक होते हैं। अभी आपने देखा कि राज्य के जितने भी विधानसभा हैं उसके निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो वो सारे मिलाकर कितने होते हैं? 4120 सदस्य। तो हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने लोग मत देते हैं? तो मत देते हैं 400, 120 प्लस 776, कुल मिलाकर कहा जाए 4896 वोटर्स होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि 4896 वोटर्स होते हैं तो इतने ही वोट करते हैं क्या? इतने ही मत होते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अप्रत्यक्ष जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं उसमें एक वोटर्स की वैल्यू, एक वोटर्स की वोट की वैल्यू डिफरेंट होती है। वो कैसे होती है आगे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे जो सबसे बड़ा विधानसभा है वो यूपी का है। यूपी के एक विधायक की मत जो होती है वो करीब 208 होती है, आप सोच सकते हैं। वहीं पर सिक्किम के एक विधायक की मत जो वैल्यू होती है वो 7 होती है। अलग अलग विधायक, अलग अलग सांसद के वोटों की वैल्यू अलग अलग होती है। ये कैसे हो जा रही है अलग अलग, इसको हम लोग विस्तार से अभी समझते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि एक विधायक की वोट वैल्यू कितनी होती है। अब आप लोगों ने देखा कि टोटल वोटर्स जो हैं वो 4896 हैं। तो इसके ये वोटर्स जो होते हैं इनके वोटों की वैल्यू अलग अलग होती है। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उस वैल्यू को फाइंड करते हैं, वो देखते हैं। एक विधायक की वोट की वैल्यू बराबर होती है राज्य की कुल जनसंख्या बट्टे में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या।
मतलब एक विधायक, विधायक जो होंगे वो निर्वाचित ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अभी वर्तमान में निर्वाचित नहीं है और इलेक्शन भाग ले, ऐसा बात नहीं। जो निर्वाचित होंगे वही भाग ले सकते हैं इलेक्शन में। तो एक निर्वाचित विधायक की वोट वैल्यू कितनी होती है? राज्य की कुल जनसंख्या बट्टे में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। ये अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, 1000 से भाग दे देते हैं। तो एक विधायक के वोट वैल्यू मान कर चलिए, अगर राज्य की कुल जनसंख्या हम लोग ले लेते हैं, मतलब इतना, ठीक है, इकाई दही से 10 लाख, 1 लाख। और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या हम ले लेते हैं कितना, 10 विधायक होंगे उस विधानसभा में, मान लेते हैं। तो एक विधायक की वोट की वैल्यू कितना होगा, देखिए ये और ये, मतलब एक विधायक की उस विधानसभा सीट में कितनी हो जाएगी वोट वैल्यू, 10। समझ रहे हैं आप? इसके अलावा आपको यह समझने की जरूरत है कि ये तो हो गया विधायक की वोट वैल्यू। अब सांसद की वोट वैल्यू क्या होती है? तो सांसद की वोट वैल्यू होती है सभी विधानसभा के सदस्यों का मत का मूल्य, मतलब जितने भी विधानसभा हैं उन सारे विधायक जो अभी आप देखें 4120, ये सभी सदस्य के वोट वैल्यू का सम, यानी कि योग, बट्टे में सभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो वर्तमान में जो कुल मत हैं, विधानसभा सदस्यों के जो कुल मत हैं वो हैं करीब करीब 5,49,474। और आपने अभी देखा सभी निर्वाचित सदस्य की संख्या, सांसद की संख्या कितनी थी, 776 थी। तो करीब करीब एक सांसद की वोट वैल्यू जो होती है 708 हो जाती है। समझ गए? इसीलिए हम लोग, आप बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव जो होता है कैसा होता है? तो चुनाव तो पहला नंबर आप लोग जानते हैं अप्रत्यक्ष होता है। दूसरा आप लोग जवाब देते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का यही मतलब होता है कि जो वोट होंगे, अलग अलग विधायक के, अलग अलग सांसद के जो वोट वैल्यू होंगे वो उस एरिया के जनसंख्या के अनुपात में होंगे। वहीं पे आप समझ सकते हैं, इससे पहले भी हमने देखा था कि यूपी जो होते हैं, यूपी के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी वोट वैल्यू जो होती है 208 के करीब होती है। वहीं सिक्किम की जो होती है, सिक्किम की देखा जाए तो वो 7 होती है, जो सबसे कम है। एक विधायक की वोट की वैल्यू 7 है। राष्ट्रपति से संबंधित एक और वर्ड आता है सिंगल ट्रांसफर वोटिंग। इसको आप लोग हिंदी में कहते हैं एकल हस्तांतरणीय वोटिंग। इसी को कहते हैं हम लोग एकल संक्रमणीय वोटिंग। इसका क्या मीनिंग होता है, चलिए हम लोग समझते हैं। इससे पहले आप लोगों ने समझा कि अप्रत्यक्ष कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। उसके बाद आपने समझा अनुपातिक प्रतिनिधित्व का क्यों कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं एकल हस्तांतरणीय वोटिंग क्या होता है। देखिए, एक वोट होता है फर्स्ट पास द वोट। इसमें क्या होता है कि मानकर चलिए A B C D 4 लोग इलेक्शन में खड़े हो गए। ये प्रत्यक्ष मत की हम बात कर रहे हैं। इनको मिला 40% वोट, ठीक है, इनको मिला 30% वोट, इनको मिला 20% वोट, इनको मिला 10% वोट, ठीक है। तो इलेक्शंस में कौन जीत जाते हैं?
ए। जबकि आप देख रहे हैं कि सिर्फ इन्हें 40% लोग ही पसंद करते हैं, बाकी के 60% लोग तो इसे पसंद नहीं करते। जैसे हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, विधायक की जो वोटें होती है, ग्राम पंचायत मुखिया की वोटें होती है, उसमें एक नहीं 10-10 उम्मीदवार, 20-20 उम्मीदवार जो खड़े हो जाते हैं अपने पद पे, तो उसमें मान करके चलिए ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं यही आंकड़ा हो सकता है कि वह 20% वोट पर ही कोई जो है जीत रहा हो, और बाद बाकी को 8%, 7%, ऐसे ऐसे करके, मतलब 30 कैंडिडेट्स अगर खड़े हो जाएंगे तो ऐसे ऐसे करके, तो इसका मतलब इनको तो 80% लोग या तो इनको पसंद नहीं करते हैं, 80% लोग या तो इनको पसंद नहीं करते हैं या किसी और को पसंद करके अपना मुखिया पद चुनना चाहते हैं। तो ये प्रत्यक्ष मत में ऐसा होता है। तो ये जो पोस्ट होता है राष्ट्रपति का पोस्ट, ये बहुत ही उच्च होता है, समझ लीजिए भारत में प्रथम नागरिक माने जाते हैं। तो ये पोस्ट ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि जो 80% लोग इनको नहीं चाह रहे हैं फिर भी बना दें। तो इसलिए इनमें जो होता है एकल हस्तांतरणीय वोटिंग को प्रेफर किया जाता है। एकल हस्तांतरणीय वोटिंग कहने का मतलब है, जैसे देखिए प्रेफरेंस दिया जाता है, आप एसएससी का फॉर्म फिलअप किए होंगे या रेलवे का ही फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाता होगा कि पहला नंबर पर आप पटना चुन लीजिए, सेकेंड नंबर पर आप उड़ीसा चुन लीजिए। एग्जाम प्रेफरेंस ही मान के चलिए, एग्जाम प्रेफरेंस ही 3 जगह आपको चुनने के लिए कहा जाता है। थर्ड प्रेफरेंस मान के लिए कोलकाता चुन लीजिए। उसी तरह एकल हस्तांतरणीय वोटिंग में क्या होता है, आपको प्रेफरेंस चुना जाता है कि आप मानकर चलिए बी नंबर को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, कोई कैंडिडेट है उनको बी नंबर को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे दिए, सी नंबर को आप सेकेंड प्रायोरिटी दे दिए। अब फिर सोचे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, तो हम ए को थर्ड प्रायोरिटी देते हैं, डी को हम लोग फोर्थ प्रायोरिटी देते हैं। अब सेकेंड कैंडिडेट है वो ए को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है, बी को सेकेंड प्रायोरिटी दे रहा है, सी को 4 और डी को थर्ड प्रायोरिटी दे रहा है। तो इसमें क्या होता है कि वोटिंग जो होते हैं वो आप प्रायोरिटी दे करके सभी को वोट करते हैं, जितने कैंडिडेट हैं सभी को वोट करते हैं आप, कि इनको 1 वोट देते हैं, इनको 2 वोट देते हैं, इनको 3 वोट देते हैं। तो काउंटिंग कैसे होता है ये तो समझ गए। एकल हस्तांतरणीय पद्धति में जो क्या होता है, आप प्रेफरेंस देते हैं वोट करने में, इनको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, इनको सेकेंड प्रायोरिटी देते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये वोटिंग जो होती है वो कैसे होते हैं। काउंटिंग समझना बहुत ही आसान है। इसमें राउंड चलते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, ठीक है। तो अगर मान के चलिए फर्स्ट राउंड में क्या हुआ कि ए को मान कर चलिए ए को 40% ने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, बात को ध्यान से समझिएगा। बी को मानकर चलिए 30 लोग जो है, मान लेते हैं 100 लोग थे वोटर्स, ठीक है, परसेंटेज में बात करते हैं, 100 लोग ही ले लेते हैं, समझने में आसानी होगी। फर्स्ट प्रायोरिटी किनको दिया, ए को 40 लोग, 30 लोग जो है बी को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, सी को मान लेते हैं 20 लोग जो हैं सी को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, डी को जो है 10 लोग फर्स्ट प्रायोरिटी दिया। तो इसमें यह कहा जाता है जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के लिए कुल वैध मत जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, कुल वैध मत बट्टे में हो जाता है सीट की संख्या +1 ये विजेता के लिए है, विजेता के लिए वोट कितना होना चाहिए। तो अगर हम कुल वैध मत ले लेते हैं 100, सीट की संख्या 1 + 1 + 1, तो आप देख रहे होंगे 50 + 1 यानी कि 51 सीट जो है 51 वोट चाहिए। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार को जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, 51।
ये सारे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा होता है नहीं, क्योंकि अलग अलग वोट की वैल्यू अलग अलग होती है और एक फिक्स वैल्यू है इंडिया में वोट की, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, अब इसको समझते हैं। अब चाहिए कितना, 51 वोट। फर्स्ट काउंटिंग में, फर्स्ट राउंड में फर्स्ट प्रायोरिटी ए को 40, बी को 30, सी को 20 और डी को 10 दिया गया। तो आप देख रहे हैं किसी को 51 मिला, नहीं मिला। तो अब कैसे कोई उम्मीदवार जीतेगा? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट तो है नहीं कि जो 40% मिल गया इनको हम जीत घोषित कर देते हैं, ऐसा बात नहीं होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो लास्ट वाला कैंडिडेट जो होता है उसको हटा दिया जाता है और उसके वोट को फिर से प्रायोरिटी देखा जाता है कि किसको किसको। चलिए डी को कितना मिला, 10 मिला। तो अब 10 को हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट प्रायोरिटी किनको किनको मिला था। मानकर चलिए अब 4 जो है बी को मिल गया, 2 जो है वो सी को मिल गया, 6 और 4 ये हमारा ए को मिल गया। मान लेते हैं ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये फर्स्ट, तो इसको हम लोग दे देंगे कितना, 4। बी, ए को मिला 4, बी को भी मिला 4 और सी को मिला 1, सॉरी 2 मिला। फिर अब देखते हैं हम लोग कितना कितना वोट हो रहा है। अब कितना कितना हो रहा है, इसको मिल रहा है 44, इसको मिल रहा है 34, इसको मिल रहा है 22। फिर बात नहीं बनी, क्योंकि हम लोग को कितना वोट चाहिए, 51 वोट चाहिए। यहाँ पूर्व कितना रहा है, 44। तो फिर वही पद्धति लागू होगा, एकल संक्रमणीय पद्धति। इसमें अब लास्ट वाले जो उम्मीदवार हैं उसके वोट को इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाकी बचे सदस्य। तो इसमें देख रहे हैं 22 वोट्स, सी के पास कितना थे, 22। अब 22 में से देख लिए हम लोग 20 + 2 था, क्योंकि 2 तो आया था डी वाला। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें देखेंगे सेकेंड प्रायोरिटी किसको दिया गया और इसमें देखेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया गया। अब देखिए, अगर मान ले ए को 8 दे देते हैं, ठीक है, बी को दे देते हैं, बी को मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं सेकेंड प्रायोरिटी दिया हुआ था, इसमें थर्ड प्रायोरिटी होगा, इसमें सेकेंड प्रायोरिटी, क्योंकि फर्स्ट राउंड तो हो चुका है। 8 था, इसमें हम लोग देख लेते हैं तो 7 था। और ये तो सी को, डी को भी तो देगा, हो सकता है, क्योंकि डी तो था। तो डी को मानकर चलिए अगर 8, 7, 15, 5 दिया हो, और ये थर्ड राउंड वाला जो है ये अगर दोनों के दोनों बी को दे दिया जाए मत, तो कितने हो जाएंगे, इसको ध्यान देखिए। तो 8 आ गया किसके पास, ए के पास, 7 किसके पास आ गया, बी के पास, और फिर देखिए 2 किसके पास, 5 आ गया डी के पास। तो ये कोई मत, ये खत्म हो गया। 2 किसके पास आ गया, हमारा बी के पास। अब कुल मत देखिए, ये हो गया 52, ये कितना हो गया 9, 43। तो इस तरह से कौन जीता, ए जीता, क्योंकि इसके पास 52 वोट्स हो गए। तो इस तरह से काउंटिंग होती है। हम लोगों ने आर्टिकल 54 निर्वाचन, 55 निर्वाचन की रीति, अभी हम लोगों ने देखा निर्वाचन की रीति कैसे कैसे एकल संक्रमणीय पद्धति वगैरह 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 कैसे किया जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब हम लोग पदावधि देखते हैं। तो आर्टिकल 56 में पदावधि का वर्णन किया गया है। तो पदावधि कितना होता है, तो पदावधि में शपथ ग्रहण करने के 5 साल तक जो है राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं, आसीन रहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 65 में यह वर्णित है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहता है या राष्ट्रपति अपने पद से त्याग दे रहते हैं, तो आर्टिकल 65 के तहत, कितने, आर्टिकल 65 के तहत उपराष्ट्रपति उनका पदभार संभालेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, पुनः निर्वाचन।
पुनः निर्वाचन वही बात हुआ। 65 के अंतर्गत भी कहा गया है कि राष्ट्रपति पद त्याग कर देते हैं किसी कारणवश या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका पद कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति संभालेंगे। कितना कहा गया? 65 में। आर्टिकल 57 कहता है कि 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति के पद त्याग के 6 महीने के भीतर जो है पुनः निर्वाचन होना चाहिए। पुनः निर्वाचन होना चाहिए कितने में? 6 माह के भीतर। ठीक है, आप समझ चुके हैं। चलते हैं अब योग्यता के ऊपर। तो क्या क्या योग्यता होना चाहिए राष्ट्रपति होने के लिए? सबसे पहला कंडीशन है भारत का नागरिक हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा है कि 35 साल पूरा कर चुका। 35 साल पूरा कर चुका जो कैंडिडेट्स होंगे वो क्या होने चाहिए? 35 साल पूरे कर लिए होने चाहिए। तीसरा है किसी भी लाभ के पद पे ना हो। किसी भी लाभ के पद पे ना हो। लाभ के पद यानी कि कोई जॉब वगैरह पे नहीं हो। अगर वो मंत्री होंगे या संसद के किसी सदन का सदस्य होंगे तो वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। ठीक है, तो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, इसका कहने का मतलब है कि वो जॉब में नहीं हो। ठीक है, चौथा और सबसे अहम कंडीशन होता है कि 50 प्रस्तावक हो और 50 जो है अनुमोदक होना चाहिए। मतलब जो संसद के सदस्य होते हैं और जो वोट कर सकते हैं, आपने देखा कौन कौन वोट कर सकते हैं, वो वोटर्स जो होते हैं वो वोटर्स में से 50 जो होना चाहिए प्रस्तावक होना चाहिए जो हाँ ये कैंडिडेट जो है राष्ट्रपति पद के लिए सही है तो उसका हस्ताक्षर होना चाहिए, और 50 जो होना चाहिए अनुमोदक होना चाहिए। लेकिन ये दोनों आप सोच रहे होंगे 50 वही कैंडिडेट, नहीं, अलग अलग कैंडिडेट होते हैं। मतलब टोटल जो है 100 कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए तब जाकर के कोई राष्ट्रपति पद के लिए नामित हो सकता है। ये योग्यता में वर्णित है। शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो संविधान में यह वर्णित है कि भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनका शपथ दिलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और इसी क्रम में हम लोग इसके बाद प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे सब कुछ। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल का डिस्क्रिप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।